चंडीगढ़ में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी का दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। फिर क्या था, प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेड ही तोड़ने लगे। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये छात्र धक्का मुक्की पर उतर आए। छात्रों ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की यह हरकत देख पुलिस ने भी डंडों से जोर से उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। छात्र तब भी नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर कुछ छात्र सड़क पर ही गिर पड़े। हालांकि काफी सख्ती बरतने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। हमें अपनी डिग्रियां उनको लौटानी पड़ेंगी कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ महज एक कागज है। जवाब में पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर डंडे भी चलाए। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना संकट शुरू होने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके निशाने पर केंद्र सरकार ही सड़क पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी केंद्र सरकार से ही रोजगार मांग रहे हैं, मानो बेरोजगारी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। राज्य सरकारों को रोजगार के मुद्दे पर न तो ट्विटर पर घेरा जा रहा है और न ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने राज्य सरकारों को घेरने की जहमत उठाई। इसीलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में भी सबको राजनीति की बू आ रही। रोजगार का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोजगार पैदा करने की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है उतनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। नौकरियां सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देती, केंद्र सरकार से कई गुना ज्यादा पद राज्य सरकारों के पास है। स्वरोजगार यानी अपना कारोबार करने की योजनाएं राज्य सरकारें भी चलाती। इसलिए ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि रोजगार पर हिसाब सभी सरकारों से मांगा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सिर्फ राजनीति हो रही है और वो भी बेरोजगारी के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में नाकाम ही दिख रही है, क्योंकि पिछले एक साल में ऐसा कोई चुनाव दिखा नहीं जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटरों ने बीजेपी से कोई नाराजगी दिखाई। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे सबके सामने रखे। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने दावा किया कि तीसरे चरण के नतीजे के आधार पर कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 81% तक असरदार है। टीके के ट्रायल के तीसरे चरण में करीब 26,000 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें करीब 2,500 लोग बुजुर्ग थे, जबकि 4,500 किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगने के बाद किसी तरह का इंफेक्शन नहीं हुआ था। इस बीच केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन लगाने की मुहिम को तेज कर दिया। अब चाहे दिन हो या रात, लोग जब चाहें तब कोरोना की वैक्सीन लगवा पाएंगे। मतलब अब उन्हें किसी तय वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि अब लोग कोरोना का टीका अपनी सहूलियत के हिसाब से हफ्ते के किसी भी दिन और 24 घंटों में किसी भी वक्त लगवा पाएंगे। इससे होगा यह कि बड़ी आबादी को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार का यह फैसला बेहद अहम है। चिंता की बात यह है कि वायरस उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां पहले कोरोना के मरीज न के बराबर थे। जैसे कि महाराष्ट्र के अमरावती में अब ज्यादा मामले उन 7 वार्ड से सामने आ रहे हैं जहां पहले उनकी गिनती बेहद कम थी। मुंबई में भी उन्हीं इलाकों में ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं जहां पिछले साल महामारी के चरम पर भी कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे। पंचायत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का धूमधाम से आगाज हो गया। कोरोना की वजह से इस बार कुंभ के आयोजन में खास सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन कुंभ की पहली पेशवाई में कोरोना की वजह से तैयारी पर कोई असर नहीं दिखा और पंचायत निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने पूरी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। पहली पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का भी आगाज हो गया। पेशवाई का रथ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का कुंभ अद्भुत होने वाला है। इस दौरान नागा साधुओं की टोली में चांदी की पालकी, रथ और घोड़े भी शामिल दिखे। पेशवाई में शामिल साधु शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। निरंजनी अखाड़े की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। सबको मैं दे रहा हूं निमंत्रण, आइए कुंभ में शामिल होइए। हाँ, कोरोना के जो गाइडलाइन पालन करिए। इसी तरह जूना अखाड़े और उसके किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के लिए नगर प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में हिस्सा ले रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना संकट की वजह से इस बार हरिद्वार कुंभ में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन साधु संतों की पेशवाई में आस्था का वही रंग दिखा जिसके लिए कुंभ पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस बार कुंभ का पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा, जिसके लिए साधु संतों के अखाड़े सज चुके हैं। आम लोगों के लिए कुंभ मेला और स्नान इस बार पहले की तरह नहीं होगा। हरिद्वार कुंभ में आने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुंभ में आने की इजाजत
सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका कोरोना का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा। इसके लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर भी कोरोना जांच करने के लिए कैंप खोल दिए गए हैं। कुंभ में स्नान के दौरान गंगा के घाट पर भीड़ न बढ़े, इसलिए श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय ही दिया जाएगा। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को हाईटेक बनाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि इस महीने के आखिर तक इन ट्रेनों को वाईफाई से लैस करने का फैसला हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले चरण में करीब 15 लोकल ट्रेन और कुछ प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा शुरू भी हो सकती है। ऐसा होने से यात्री बिना रुकावट ट्रेन में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यह पहल रेलवे की कमाई बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत यात्रियों को वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए अलग से कुछ पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले सीआरपीएफ के जवान कड़ी तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से लोहा लेने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए उधमपुर में एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीआरपीएफ पर ही होता है। आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए उस सेंटर में कई तरह के इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को यह सिखाया गया कि बड़े और गहरे गड्ढे में आग लगी होने की सूरत में वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, रास्ता ना होने पर रस्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। इस बल में आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्राउड फील होता है यहाँ के। आतंकियों के खात्मे के लिए ऊंची दीवार को कूदकर जाने की ट्रेनिंग के साथ एक हाथ से राइफल को खोलने के गुर भी सिखाए गए। किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह भी सिखाया गया कि किसी मकान में अगर आतंकी छिपे हों तो उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमलों से निपटने के लिए लगातार खुद को तैयार रखना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऐसी खास ट्रेनिंग और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि तब आतंकियों से निपटने में इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि दो तरफा गोलीबारी में श्रद्धालुओं को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर में इसी महीने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का इम्तिहान भी इस यात्रा के दौरान हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी। 2 साल पहले आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले की वजह से अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई थी और पिछले साल कोरोना संकट की वजह से कोई श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सका था। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आर्टिकल 370 पर टिप्पणी के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी और याचिका दाखिल करने वाले रजत शर्मा नाम के शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना उस पर अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए लगाया। याचिका में फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी भी नीति पर आपत्ति जताने को देशद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते दिखे। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उन आरोपियों ने लड़की के साथ मारपीट की, लेकिन लड़की ने उन मंचलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दिया। इस लड़की ने न सिर्फ उन आरोपियों को ललकारा बल्कि उनकी पिटाई भी की। हंगामा बढ़ता देख लड़की के पिता और बहन उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद इस बहादुर लड़की ने अपने परिवार को उनके हमलों से बचाया। लोग ने हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी। पुलिस ने अब ऐसे इलाकों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। सौभाग्य की बात यह कि ऐसे आवारा बदमाश हमारे देश और समाज पर कलंक हैं, जिन्होंने लड़कियों का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया। यह हम सबके लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि ऐसे लफंगों को आसपास देखकर भी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम इनकी शिकायत पुलिस से नहीं करते, इसलिए पुलिस को बहाना मिल जाता है। जबलपुर में जिन बदमाशों ने लड़की के साथ छेड़खानी की, उनके बारे में वहां के लोग ही बता रहे हैं कि वो सब नशेड़ी हैं और नशे का धंधा भी करते हैं। जब ये बात मालूम थी तो उनकी शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की? इसका जवाब हम सब जानते हैं। हमारी सोच यही है कि जब तक पानी नाक तक न पहुंचे तब तक बर्दाश्त करते रहो। लफड़े से दूर रहना बुरा नहीं है, लेकिन
अपने आसपास ऐसे जाहिल जानवरों जैसे बदमाशों को छुट्टा घूमने से रोकने के लिए शरीफ शहरी के नाते हमारा भी कुछ फर्ज है। दूसरे राज्यों को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में तो पुलिस लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई साल से अभियान चला रही है। पुलिस की सक्रियता चेक करने के लिए ही ऐसे लफंगों की शिकायत करके तो हमको देखना चाहिए। शिकायत के बाद भी पुलिस अगर कार्रवाई न करे तो हमें पूरा हक है कि हम पुलिस को दोषी ठहरा सकते हैं। अभी तो यही हो रहा है कि बदमाश अपनी मनमानी करते हैं, उनका शिकार होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। बहुत से मामलों की तो शिकायत भी हम लोग दर्ज नहीं कराते। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक्टर तापसी पन्नू से जुड़े मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई फैंटम फिल्म्स नाम की कंपनी से जुड़ी है। इस कंपनी में विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मिंटना साझेदार थे, लेकिन विकास बहल पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा मधु मिंटना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में भी इस कंपनी का नाम सामने आया था। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि इन सभी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है, जिसके बाद आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप से पूछताछ भी की। अनुराग कश्यप के घर पे भी रेड की गई है, साथ ही साथ अनुराग के को फाउंडर फैंटम फिल्म्स के और हिंदी एक अदाकारा के घर पे भी आईटी की रेड की गई है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। उसके पार्षद 5 में 4 सीटों पर जीते। इन सभी सीटों पर 28 फरवरी को वोट डाले गए और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने विरोधियों से आगे निकल गई। नतीजों का ऐलान होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मनाया गया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। पार्टी के ये दोनों बड़े चेहरे जीते हुए पार्षदों के साथ कार्यकर्ताओं के सामने आए। जीत से गदगद केजरीवाल ने अपनी सरकार के काम को इस कामयाबी की वजह माना। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है। रोहिणी में तो जीत की आहट सुनते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। वहां पार्टी के लोग ढोल की थाप पर जमकर झूमे। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी एक जगह से अच्छी खबर आई। उसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर कामयाबी मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की सफलता उससे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस उपचुनाव को अगले साल दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा, क्योंकि उसे केवल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में जीत की कहानी नहीं दोहराई, बल्कि उसने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग सीट पर भी अपना जादू चलाया। जबकि 2017 में शालीमार बाग सीट बीजेपी के पास थी और रोहिणी सी पर बीएसपी के जय भगवान जीते थे। हालांकि बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस को दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर सफलता मिली, जबकि 2017 में इन 5 सीटों में किसी पर भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों में करीब 15 साल से बीजेपी सत्ता में है। तीनों नगर निगमों में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए 5 वार्ड के उपचुनाव को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे थे। इसके नतीजों से अगले साल के चुनाव पर कोई फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन माहौल बनाने के लिए तो इन 5 वार्ड की जीत हार महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 वार्ड की जीत को दिल्ली सरकार के कामकाज पर वोटरों का जनादेश मानकर जश्न मनाया, तो कांग्रेस के लिए 1 वार्ड में मिली जीत ही बहुत खास है, क्योंकि उसके पास उपचुनाव में खोने के लिए कुछ था ही नहीं। उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला, उसे 1 वार्ड भी गंवाना पड़ा। इसे एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने खुद भी गंभीर माना। हालांकि बीजेपी ने इसे 2022 का सेमीफाइनल मानने से साफ इनकार कर दिया।